नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपकी खिदमत में सलाम पेश है। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात करें तो गुज़िश्ता रात शदीद धुंध ने इसे घेर लिया था। उसकी वजह से शहर की अहम शाहराहों के ऊपर भी हद निगाह बहुत कम थी और मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था। दर्जा हरारत काफ़ी कम हो गया है। ठंड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और शहरी इस खुशगवार मौसम को बखूबी इंजॉय कर रहे हैं। घरों के अंदर मुनफरिद पकवानों का अहतमाम किया जा रहा है। दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टीज का अहतमाम किया जा रहा है। हर चौक चौराहे में अगर आप जाएं, गली मोहल्लों के ट्रेंड को, कल्चर को देखें तो लोग जो हैं वो गलियों के अंदर आग सेक रहे हैं, लकड़ियों को जलाया जा रहा है, कहीं हीटर को जलाया जा रहा है और उससे खूब जो गर्मी है वो हासिल की जा रही है। तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा 2 नॉट की रफ्तार से कभी चल सकती है तो कभी रुक जाया करेगी, लेकिन आज शहर फैसलाबाद को सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद सर्द मौसम में गर्मा गर्म धूप से मौसम का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मौसम को एंजॉय करें तो छत पे जाएं, चाहे वो ऑफिस की छत हो या फिर आपके घर की छत हो, गर्म चाय की प्याली लें और उसके साथ साथ मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर धुंध आज रात फिर बढ़ती है और हद निगाह कम होती है तो सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक हादसात शदीद बढ़ जाते हैं। लंबे सफ़र से भी इज्तनाब करें। शहर के अंदर भी अगर आपको निकलना है तो बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलें, अगर कम ज़रूरी है तो घर पे बैठें, सब्र करें। जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो बाहर निकल के आप अपने काम निपटा सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं जनाब, जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें सेंड करें। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं, या कुछ भी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो उसके लिए आपको 30 सेकंड की वीडियो बना के उस नंबर पर टेक्स्ट करनी होगी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आप जो भी हमें भेजेंगे डाटा, हम उसे ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। यही नहीं, अगर आपकी सालगिरह की वीडियो भी मौजूद है आपके पास 30 सेकंड की सेलिब्रेशन की, तो आप वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपकी खुशियों के अंदर भी अपनी स्क्रीन पे शामिल होंगे। तो आज हमें दो बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, आयशा आसिफ और मायदा आसिफ, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं। अरे माशाल्लाह, मायदा और आयशा के अंदर टैलेंट एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा है। आप इस टैलेंट को जारी रखें जनाब, अपने स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करें और आपकी वीडियोस अगर वायरल होती है तो किसी ना किसी जगह आपको चांस ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये टिकटॉक जो है इसने बहुत सारे लोगों को नाम दिया है और अब इंडस्ट्री के अंदर वो काम भी कर रहे हैं। उनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से भी है और बहुत सारे आउट ऑफ सिटी से भी हमारी से मौजूद हैं और जीती जागती मिसालें मौजूद हैं जो कि अब इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आजकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई है। वो वीडियो है हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी की। मुफ्ती अब्दुल कवी को एक होटल के अंदर जो है हरीम शाह ने थप्पड़ मारा, सन्नाटेदार थप्पड़ मारा और उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस वीडियो को चलाएं और आपको दिखाएं कि किस तरह से हरीम शाह ने होटल के रूम के अंदर, जहां पे मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनको थप्पड़ रसीद किया। मुफ्ती अब्दुल कवी का ये कहना था कि एक टीवी शो के लिए वो गए थे जहां पे हरीम शाह और उनके साथ गुफ्तगू होनी थी और हरीम शाह जो हैं उन्होंने अचानक से रूम के अंदर आई और आके जो है वो थप्पड़ मारा और वहां से निकल गई। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। तौबा तौबा जनाब, जैसा कि आपने देखा कि थप्पड़ जो है हरीम शाह ने मारा। जब पूछा गया मुफ्ती अब्दुल कवी से ये थप्पड़ क्यों मारा गया है तो उनका कहना था कि एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग के लिए हम गए थे और एक ही होटल में स्टे था। अचानक से हरीम जो है इनके रूम के अंदर आई और इनको थप्पड़ मार के वहाँ से फ़ौरन चली गई। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी क्या नहीं थी वो तो बताने से कासर हैं। इसी मौजू पे आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। दावत दे रखी है हमने रमज़ान मिर्ज़ा को, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अब क्या कहेंगे रमज़ान, ये तो इनका मामला काफ़ी पहले देर से चला आ रहा है और बहुत सारी वीडियोज़ इससे पहले भी रिलीज़ हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुई हैं, जिसमें मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह की नोक-झोंक है। अब एक थप्पड़ ही रसीद कर दिया जनाटेदार हरीम शाह ने उनको। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में दो अलग चीज़ें हैं, जिसमें एक तरफ आप हरीम शाह को देखते हैं जो कि एक टिकटॉकर हैं और अपना एक मुनफरिद हैसियत रखती हैं सोसाइटी में। गो के हमारी सोसाइटी जो है वो ऐसी शोहरत को नापसंद करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे एक रिलीजियस फिगर हैं
मुफ्ती अब्दुल कवी, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पुराने पीटीआई वर्कर हैं और इन्हें फिर पीटीआई ने एक्सपेल कर दिया था इसी एक्टिविटीज़ की वजह से। 2013 में इन्होंने ज्वाइन की, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ और उन्हें इन्हीं वजूहात की वजह से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो हमारे उलमा जो हैं वो मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन जब हम मुफ्ती लफ्ज़ लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि ये बहुत बड़े आलिम हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इनकी एक्टिविटीज़ देखी जाएं तो ये खासी मशकूक एक्टिविटीज़ हैं इनकी। इससे पहले अगर कंदील बलोच का जिक्र हम ना करें तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी सिनेरियो के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। अब एक वक्त था कि कंदील बलोच जो थी वैसी ही एक्टिविटीज़ उनकी नज़र आ रही थी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ, और अब जो हैं वो हरीम शाह जो हैं वो इनके कहीं दाएं नज़र आती हैं, कभी बाएं नज़र आती हैं। और आज ये जो वीडियो वायरल हो रही है कल से ही, ये भी अंडर डिस्कशन है। तो सबसे पहले तो हमें मुफ्ती का लफ्ज़ मेरा ख्याल है को मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हम उस सोसाइटी से नहीं हैं कि हम अपने उलमा के हवाले से इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो बर्दाश्त कर सकें। वैसे कसूरवार दोनों ही हैं रमजान मिर्जा साहब। एक तो हरीम शाह जो कि चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह का काम करती हैं, कोई ना कोई उनकी कोशिश होती है कि इस तरह का क्लिप बना लिया जाए, चाहे वो फरूक सत्तार के साथ हो या फिर किसी और अब्दुल कवी के साथ हो या फिर किसी और सेलिब्रिटी के साथ, उन्होंने बना के ना तो डालनी होती है ताकि उनको व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। वो इस दौर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब्दुल कवी साहब के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्हें भी ख्याल करना चाहिए था कि किस मर्तबे पे फाइज हैं, उस मर्तबे का ख्याल रखते हुए उनको इनके साथ इतनी मेल मुलाकातें नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक दफा नहीं, इससे पहले भी कई दफा हो चुका है कि वो मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनको जलील और रुस्वा कर चुकी हैं। असल में इससे पहले जब आप मुफ्ती साहब से पूछेंगे ना, मुफ्ती साहब ये क्या मामला था, तो वो कहेंगे कि मैं इस्लाम को तरवीज दे रहा था, मैं इस्लाम का पैगाम जो दे रहा था। और इससे पहले आपने टिकटॉक की जो वीडियोस जो थी वो ऑन एयर की, वो हरगिज भी इस तरह का मानी नहीं रखती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई ये अचानक वाकया नहीं लग रहा। बिल्कुल, अगर एथिक्स की बात करें ना, एथिकली क्या ठीक था, तो एथिकली मैं कहूंगा दोनों के रवैये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही हरीम शाह जो हैं वो सोशल मीडिया की जिन्नत बनने के लिए काम करते थे और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उनसे शायद अलैक्स बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। दोनों ने अपने मकासद पूरे किए, लेकिन जब दुनिया ने उसे देखा, क्योंकि हरीम शाह का जो फैन फॉलोइंग है या उनकी जितने लोग उनको टिकटॉक के ऊपर देखते हैं या सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हैं, उन तमाम की तरफ से तो देखा ही गया, लेकिन उन्होंने जब शेयर की वीडियो तो उसके साथ साथ जितने उनके फॉलोअर्स के फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी देखी। तो इस तरह से चीज वायरल होती चलेगी। असल में हनान ये है कि हम अपने आलिम को नहीं पसंद करके कि वो सिनेमा की तरफ से भी आए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आलिम जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस्लाम से और इसी तरह के कल्चर से। लेकिन यहाँ पे तो मिर्जा साहब एथिक्स आ जाते हैं ना कि आपकी इन्वॉल्वमेंट दूसरे शख्स के साथ क्या है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अचानक फेल नहीं था। महसूस ये हो रहा है कि वीडियो के क्लिप से कि ये कोई प्री प्लान्ड एफर्ट थी जिसमें कुछ ऐसा किया जाना था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदे को थप्पड़ रिसीव मार रहे हैं और उसके वो एक कैमरा जो है वो आपकी वीडियो बना रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ प्री प्लान्ड था। हाँ, ये हो सकता है कि प्लानिंग कुछ और थी, हो कुछ और गया, लेकिन प्री प्लान भी था मिर्जा साहब। तो एक चीज वाज़ेह नजर आती है कि आपने इतनी छूट दे रखी है कि कोई आपके कमरे में आए, आपके करीब आए, आपको थप्पड़ मारे और आप उस पर रिएक्ट ना करें। कैसा रिलेशन हो सकता है ये बड़ा अफसोसनाक है। ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, मैं ये समझता हूं कि हरीम शाह के लिए भी और जो मुफ्ती अब्दुल कवी हैं उनके लिए भी। इसका मतलब है कि वो लोग जो कि बड़ी आसानी से हरीम शाह के साथ जो थे वो टिकटॉक बना लेते थे, वो शेख रशीद हों या इसी तरह के बड़े पॉलिटिकल फिगर, वो अब सोच समझ के यहां तक पहुंचेंगे कि भाई इसको कहां पे रोकना है। तो ये एक बड़ा खतरनाक मैं समझता हूं ट्रेंड जो है वो पैदा है। मिर्जा साहब के इनके पीछे क्या हाथ क्या है, हरीम शाह के पीछे शेख रशीद, इवन इमरान खान के साथ भी इनकी पिक्चर मौजूद हैं, और इसके अलावा अब्दुल कवी और बहुत बड़ी बड़ी फारूक सत्तार, ऐसी कई सेलिब्रिटीज के साथ इनकी, और क्या कुछ इन्होंने बोला, लेकिन अभी तक सही चल रही हैं। किसी ने ना तो केस किया ना ही कुछ और किया इनके ऊपर। ये चक्कर क्या है, इनके पीछे हाथ किसका है? असल में सिन्फ नाजुक की आवाज का बड़ा चक्कर है इसमें, मैं तो यही समझता हूं कि जब आपके सामने लेकिन मिर्जा साहब, सिन्फ नाजुक की आवाज की जब बात आती है, यहाँ पे मैं लाजमी डिस्कशन
करना चाहूंगा सिंथिया के हवाले से। सिंथिया डिरिची जो कि फेमस व्लॉगर थी, अमेरिकन थी, और उन्होंने रहमान मलिक के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और ज़्यादती की है, जिसके ऊपर रहमान मलिक ने हत्ते इज्जत का उनके ऊपर दावा भी किया था। आपने ये खबर भी ब्रेक की थी बिल्कुल, सिटी 41 क्योंकि पे। मैंने सिंथिया के साथ इंटरव्यू किया था। वो बड़ी इंटेलेक्चुअल और कॉम्पिटेंट खातून थी, और मुझे बल्कि ट्रस्ट नहीं हो रहा था जब मैंने उनकी खबर सुनी कि यार ये इस तरह से मतलब गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन अगर हुआ भी, उन्होंने भी दावा किया। अब ये भी खबरें सुनने में आई हैं कि दोनों ने अपने अपने केसेस वापस ले लिए। अब वो वापस क्यों ले, उसके पीछे क्या वजूहात थी, दुनिया इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यहां पे भी इसी तरह की बात आती है कि अगर ये किसी के साथ ज्यादती कर रही हैं या किसी के खिलाफ बोल रही हैं, वो उस पर हद तक इज्जत का दावा क्यों नहीं करता, और वीडियो प्रूफ्स उनके पास मौजूद हैं। असल में वो एक लफ्ज़ कहा जाता है, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हरीम के पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके बाद उसे ये फील होता है कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मुफ्ती साहब के साथ आज जो हुआ है, और इससे पहले भी मुफ्ती साहब के साथ जो होता रहा है, उसके ऊपर कभी भी मुफ्ती साहब ने आवाज़ नहीं उठाई। और इस थप्पड़ के बाद मेरा तो ख्याल है कि और कुछ नहीं तो हद के इज्जत का दावा तो करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद पता है कि कपड़े उतर, अगर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं तो अल्लाह जाने कौन कौन सी कैसी वीडियोस जो हैं वो हो सकती हैं। तो हर बंदा जो है वो अपना दामन बचा के बैठा हुआ है, और मुझे ये लगता है कि हर बंदा जो है वो खौफजदा है। और इवन के अगर अब्दुल रज़ाक और इस तरह के बंदों के हवाले से भी कुछ बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया पे और उनकी तस्वीर वायरल हो सकती हैं, तो फिर बहुत सारे लोग तो जो है वो उनके नाम भी जो हैं वो बड़े बुलंद पाया हैं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल खामोशी ही इख्तियार लेकिन करेंगे। फिर भी मिर्जा साहब, यहाँ पे मैं हरीम शाह के हवाले से लाजमी गुफ्तगू इसलिए करना चाहूंगा कि अगर आप किसी को वर्गला के भी, इंसान है उससे गलती हो जाती है, वर्गला के भी उसे इस साइड पे लेके आते हैं और उसकी वीडियो इंटेंशन जो हो उस लड़की की कि इसकी वीडियो बनाऊंगी, बाद में इसे ब्लैकमेल करूंगी, तो हरीम शाह मेरा ख्याल ऐसा कर चुकी हैं। इसकी वजह से मुफ्ती अब्दुल कवी या कोई और इनके खिलाफ मुझे 99% यही श्योर है कि कुछ ऐसी चीजें जिन्होंने इससे पहले भी सोशल मीडिया पे इस तरह के बयान डाले कि भाई मैं बताऊंगी अब आपको भी, भाई नाम बहुत सारे लोगों के नाम ले लेके उन्होंने कहा कि इनकी अगली एपिसोड जो है वो आ रही है, अगली किस्त जो है वो इस पे मैं जल्दी बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है उनके पास, यही वजह है कि वो कभी हमारे जो बड़े साबिक मिनिस्टर हैं, में जाती हैं, कल्चर के साबिक मिनिस्टर चौहान साहब, उनकी भी वीडियो कॉल के ऊपर इनके साथ डिस्कशन हुई थी, वो मौजूद है। मतलब इसने कोई सेलिब्रिटी छोड़ी नहीं जिसके साथ। और यही वजह है कि ये पिछले 1 साल में मतलब हरीम शाह और इवन के इस लेवल पे कि अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो डिस्कस कर रहा है कि हरीम शाह, और इस वीडियो ने जो अभी आपने एयर की है ये तो बड़ी तेजी से वायरल हुई है। और फिर मिर्जा साहब, आप या मैं, हालांकि मीडिया पर्सन होने के बावजूद हमें बहुत सारी जगहों पे रिलैक्सेशन होती है बहुत सारी चीज़ों की, इसके बावजूद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस तरह से टांगे हिलाते और टावल बांधे नहीं फिर घूम फिर सकते जिस तरह से हरीम शाह जो हैं वहाँ पे वो टांग मार के कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खोल रही थी, और काफ़ी वो भी वीडियो वायरल उनकी शुरू पे हुई थी। लेकिन आम बंदा नहीं वहाँ पे पहुँच सकता, वो सूट में, स्लीपिंग सूट में वहाँ पे घूम रही थी। इसके पीछे क्या चक्कर हो सकता है? इसके पीछे बड़ा सादा सी बात है कि पार्लियामेंट लॉजेस और इर्द गिर्द के जितने भी वो रेड जोन के इलाके हैं उनमें कौन ले जा सकता है। इसका मतलब है कि बड़े लोगों के बड़े हाथ हैं और बड़े सर हैं और बड़ी दर्दें हैं, तो वही ले जा सकते हैं ना, ये बड़ा वाज़ेह सा है। और अफसोसनाक बात यह है कि इंक्वायरी कमेटी भी बैठी, इंक्वायरी भी हुई और उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं की, और हरीम शाह इसके बावजूद अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ से वैसे फिर पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई, कौन कौन लोग थे उसके पीछे, कौन उनको अंदर लेके आया, और इवन वो बताना चाहती थी मीडिया पे आके, लेकिन उन्हें रोका जा रहा था बीबी ना बताएं। असल में अफसोस इस बात का है कि पहले उस परचम को, जिस परचम की हम बड़ी कदर करते हैं, वो अकब में मौजूद है और हरीम शाह जो हैं वो बड़ी इजीली वहां पे मूव कर रही हैं। जिस तरह लफ्ज़ एक मेंबर रसूल लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, और हमारी मसाजिद में, अमाम बारगाहों में, और इसी तरह की जितनी भी हमारी मजहबी जगह हैं वहां पर जो मेंबर होता है ना, उसे लफ्ज़ एक मेंबर रसूल कहा जाता है। तो वो जो कुर्सी थी वो आम कुर्सी नहीं थी, वो हमारे इस अमीर की थी, जो अमीर हैं पाकिस्तान के, हमारे खलीफा जो फैसला पाकिस्तान के थे उनकी थी। तो उनके साथ भी हद तक इज्जत हुई, मुफ्ती साहब के साथ भी मेरा ख्याल है एक बारिश आदमी और जिनके लफ्ज़ के साथ मुफ्ती आता हो
ये सोचना चाहिए। और कम से कम मेरी गुजारिश है इसमें कि कम से कम मुफ्ती साहब को, अब मुफ्ती साहब नहीं अब्दुल कवी कहना चाहिए, ये काफी होगा, क्योंकि जो हो रहा है ना अब्दुल बिल्कुल कवी के भी साथ ठीक ये नहीं है। पहली दफा नहीं हुआ, इससे बड़ी दफा पहले भी हुआ कई दफा हो चुका है, लेकिन इनको होश के नाखून लेने चाहिए थे। इसके बावजूद भी ये शोज में भी जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, चल से चल था काम। असल में बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये कुछ लोग जो हैं वो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ते हैं कि अब ये देखें कि मुफ्ती साहब का कोई बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन चंद सालों में वो टीवी स्क्रीन की जीनत बन चुके हैं। इसी तरह हरीम शाह और इसी तरह से बहुत सारे टिकटॉकर्स। तो मसला ये है कि अब आप अपनी रेटिंग के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। और कल ही कुछ दोस्त अहबाब का हल्का बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि जब तक आप चमले नहीं मारेंगे ना, आपको रेटिंग नहीं मिलेगी। तो ये असल में वही लफ्ज बड़ा गैर ये जो कहा जाता है ना कि कंटेंट मुनफरिद होना चाहिए, हाँ तो मुनफरिद कंटेंट से मुराद यही होता है जो ठीक तरीके से सब कुछ कर रहा है, उससे हट के कुछ अलग किया जाए ताकि लोग आपको देखें। ताकि लोग तो इसी के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मन चले, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कोई ना कोई डिफरेंट काम करने की कोशिश में और ख्वाहिश में लगे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मिर्जा साहब क्या कहेंगे, बड़ा जबरदस्त मार्का, लेकिन मकसद इसका कोई नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी देखा जाए तो एक नया रिकॉर्ड जो है इनकी तरफ से कायम किया गया। ऑस्ट्रिया का ये जवान थे जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई। दिल गुर्दे का काम है, हौसला चाहिए इस काम के लिए। इसमें आप सिंपल ये समझ लें कि आप अपनी जान हथेली पे रख रहे होते हैं। और ये सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ अकेले आप नहीं, आपकी पूरी टीम आपके साथ उस वक्त वर्क कर रही होती है, जो आपको मॉनिटर कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आप इस पोजीशन पे हैं, आप इतने दूर हैं। लेकिन आपने खुद ही इससे कह दिया कि इसका यकीनन फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है कि कोई ना कोई इससे ज़रूर कोई ना कोई सबक लेगा, कुछ हासिल करेगा, कुछ इस सोसाइटी के साथ शेयर करेगा। लेकिन जो मेरे जहन में इस चीज़ को देख के बात मेरे जहन में आई वो ये है कि हम एक सोसाइटी हैं और एक वो सोसाइटी हैं। हमारा अभी भी मसला जो है वो रोटी रोजी, छत और कपड़े हैं, लेकिन वो उन तमाम मसाइल से आगे निकल के वो दुनिया को तस्खीर करने की सोचते हैं। वो देखते हैं कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या करना है, हमने क्या करना है सोसाइटी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो मैंने दिखाई उनकी बातें, अब आपको हमारे अपने शहर की और अपने मुल्क के हवाले से भी दिखाते हैं। जंग में जनाब एक लावारिस लाश जो है उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लेके जाना था और उसकी इस तरह से बेहुरमती की गई कि लाश जो है वो उछल रही थी उसके अंदर जो ट्रक था, जब वो स्पीड ब्रेकर से गुजरता था, और इतनी अजीब तरीके से उसे लेके जाया गया। एक मुर्दा शख्स जिसे ठीक तरीके से दफनाया भी नहीं जा सके, उसकी बेहुरमती हो लाश की, तो ये बहुत ही एक नामुनासिब इक़दाम है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, बड़े ही अजीब तरीके से और अजीब ढंग से कम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से उसे ट्रक के अंदर लेके जा रही है, उसकी बजाय अगर उसे एक एम्बुलेंस के अंदर जो है वो कब्रिस्तान के अंदर लेके जाया जाता और उसे दफन कर दिया जाता, कम से कम लाश की बेहुरमती ना होती। मिर्जा साहब आप क्या कहेंगे, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया है और नामुनासिब इक़दाम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। कम एक एम्बुलेंस तो होनी चाहिए, अगर कोई लावारिस लाश है उसे दफनाने के लिए, कफन दफन के लिए मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। असल में अफसोस की बात यह है कि आप जिस ट्रॉली को देख रहे हैं ना, वो आमतौर पर मट्टी लाने के लिए, कचरा ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब इस्लाम का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर कोई जब इस दुनिया से जिसकी रूह परवास कर जाए, उसके जिस्म के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देनी चाहिए, ताकि उसको उसका वज़न भी जो है वो गिरा ना गुजरे। बड़ी वाज़ेह ये हिदायत है। और जब जनाजा ले जाया जाता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, कोई भी हो, तो कोशिश ये की जाती है कि उसको ज़्यादा हचकोले ना आए, और एक शख्स आगे होता है और एक शख्स पीछे होता है, और फिर 4 लोग इर्द गिर्द होते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। और कोशिश ये भी की जाती है कि जितना आहिस्ता चला जाए ताकि उस मैयत को ज़्यादा दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे। लेकिन ये जो मनाज़र टीवी स्क्रीन पे देखे गए हैं, यकीन करें ये बड़े कर्बनाक हैं। अलग बात है कि उनका कोई वाली वारिस था या नहीं था, लेकिन बहसीयत एक इस्लामी जमहूरिया
हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करनी चाहिए। बहुत सारी हमारे पास ऐसी गाड़ियां मुयस्सर होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे बच सकते हैं। लेकिन एक इसके साथ मैं एक और बात ऐड करूंगा कि जिस मुल्क में जिंदों की कोई कदर ना हो, सांस लेते हुए लोग जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो दम तोड़ दें, वो स्ट्रेचर का इंतजार करते रहें, वो गधे रेडी पे जो है वो अस्पतालों का रुख करें क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है, जबकि एम्बुलेंस जो है वो टीएचक्यूज में खड़ी होती है या वो उनकी जाती सवारियां ढोने के काम आ रही होती है या खराब भी नाम पे होती है। उसका सिर्फ सिंपल ये है कि उसका उन्होंने ओवरहालिंग नहीं की हुई या बहुत छोटा खर्चा होता है जिसको वो नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी लाशें जो हैं वो इस तरह हैं। तो इसके ऊपर फैसलाबाद डिवीजन इंतजामिया और इसके साथ साथ जो झंग की जिला इंतजामिया है उसको देखना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन था और उनको जरूर पूछा जाए ताकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो आइंदा रूनमा ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झंग ही में जब वहां पर पावर स्टेशन बनाया जा रहा था तो मुर्दे जो थे वो उखाड़ लिए गए थे। तो ये तो बहुत छोटा वाकया है, वो कब्रिस्तान जो था वो उस पावर प्लांट की हदूद में आ रहा था तो उसको बाहर मुंतकिल कर दिया गया और उनकी जो डेड बॉडीज थी वो कई साल पुरानी थी। तो इसके ऊपर जो है वो सोचना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया है और हम कदर करते हैं, जहां पर जिंदा इंसानों की बड़ी कदर है तो वहां पर वो लोग जिनकी रूहें जो हैं वो प्रवास कर गई हैं लेकिन जिस्म मौजूद हैं, हम उनकी भी कदर करने वालों में से एक हैं। तो इसके ऊपर इदारों को जो है वो अपनी सोच विचार से काम लेना चाहिए और ये इसका फैसला करना चाहिए। जब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे कि किसने ऑर्डर दिया कि इसको इसके ऊपर रखें, इस ट्रॉली के ऊपर, उसे जो है वो मुतलका जगह पे ले जाएं, इसकी मुकम्मल छानबीन करें ताकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो आइंदा रूनुमा ना हो। और मिर्जा साहब ये तो एक वाकया है जो कि कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। इस तरह के कितने वाकयात होते होंगे ऑल ओवर द पंजाब, ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिनको कोई कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए इसके ऊपर अफसरान को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेंगे तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना तो इस तरह के मामला की वजह से उनके सर पे तो जूं भी नहीं देंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सबसे अहम बात यह है कि जिसने भी कैमरा फुटेज बनाई ये वाली, ये बात तय थी कि उससे महसूस हो गया कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये एहसास ना हो हमारी सोसाइटी में तो ये कभी भी वीडियो नहीं बनती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसे फॉलो कर रहा था उस वक्त और ये देख रहा था कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है डीसी झंग को जो है वो देखना चाहिए कि क्या हुआ ये मामला। अच्छा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्या मिर्जा साहब एक भी गाड़ी ऐसी मौजूद नहीं होती जिसमें लाश लेके जाई जा सके, मैयत को लेके जाया जा सके? क्योंकि बेशुमार गाड़ियां होती हैं, कि एक कैरी डब्बा ही मुख्तस कर दें इस काम के लिए तो मेरा ख्याल है इनफ होगा। गाड़ियां तो बेशुमार होती हैं इनके पास। असल में बात ये नहीं है कि गाड़ी है या नहीं है, बात ये है कि इस ट्रॉली के ऊपर क्यों ले जाया गया। और वहां पर अगर हम देख लें तो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौजूद थी। जब कोरोना आया था तो मुझे अच्छे तरीके से याद है जो रेस्क्यू की गाड़ियां थी उनके एक एसओपीज हैं कि वो डेड बॉडी को नॉर्मली मुंतकिल नहीं करते, उनको एड्रेस नहीं करते। उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो लोग जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, डेड बॉडीज को बाद में देख लिया जाए। तो रेस्क्यू ने उन दिनों में जो डेड बॉडीज थी उनको कब्रिस्तान तक पहुंचाया। तो अगर कोई एक फोन भी कर लेता, इवन के वहां पर जो सीईओ हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी जो भी हैं, वो अगर एक सिंगल फोन करते तो रेस्क्यू की गाड़ी भी अवेलेबल होती। वहां पर टीएचक्यूज हैं, वहां पर डीएचक्यू है, वहां पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और जो महकमा सेहत हैं उनके पास जो है वो गाड़ियां छोटी होती हैं, तो कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है फिक्र का कि आप किस चीज को किस एंगल से सोचते हैं। तो इसको सोचा नहीं गया कि इसको भी इज्जत व तकरीम के साथ जो है वो मुंतकिल करना चाहिए। और वहां पर बैठे हुए ड्राइवर जो हैं वो तो बिल्कुल मुझे आरी नजर आते हैं एहसास से, क्योंकि अगर आप एक इस तरह रख लेते हैं तो बड़ा आसान था कि आप थोड़ी सी आहिस्ता गाड़ी चला लेते। और वहां पर इर्द गिर्द दो मौजूद अफराद जो हैं वो भी डेड बॉडी के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे, वो भी ड्राइवर को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यूं महसूस हो रहा है मिर्जा साहब कि उनको मालूम था कि वीडियो बन रही है और उन्हें उनकी सेहत पे कोई असर ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, बना लें वीडियो, ये क्या हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर असल में ये एहसास की बात थी सारी की सारी कि एक इंसान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है
उसका कितना एहसास है। तो मैंने शुरू में ही बताया कि भाई जहां पर जिंदा लोगों का कोई एहसास नहीं है, मरने वालों को तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन हमने इस सोसाइटी में एक चीज देखी है कि मुर्दे का एहसास जरूर किया जाता है। वो जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी इज्जत और तकरीम जरूर की जाती है, लेकिन यहां पर तो वो भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, अगर हमारे शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उनको भी उनकी वजह से बल्कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट के ऊपर जब वो एक्शन नहीं लेते और ये कहा जाता है कि घंटाघर के 8 बाजारों से पैसे जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इंक्रोचमेंट को छेड़ा ही नहीं जाता। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डैन स्टीवन बाय साहबजीज, जबकि हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है किचन का। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। अगर आपकी सालगिरह की सेलिब्रेशंस हैं तो उसकी भी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें सेंड करें। आपकी खुशियों को हम ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और ट्यूब के शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज क्या तैयार कर रहे हैं हम? सर हमारे चाइना किचन की स्पेशल डिश है होस्टर चिकन स्पैगेटी पास्ता। ओस्टर चिकन विद स्पैगेटी पास्ता। जी जी। ये दोनों मिक्स होंगे या अलग अलग डिशेज हैं? सर अलग नहीं होंगे सर, इसकी ग्रेवी बनाएंगे सेपरेट, उसके बाद हम स्पैगेटी इसमें डाल के स्पैगेटी डाल के उसे इकट्ठा कर देंगे। तो ठीक है जनाब, इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होंगे? हमारे पास स्पैगेटी मौजूद है सर। चिकन हमारे पास मैरिनेशन हुआ है पहले से। अच्छा, मैरिनेशन का इसमें हमारे पास एक एग्स होगा, ठीक है सर। 1 टीस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर का होगा और 1 कप पानी का होगा सर। ठीक है, उसके अंदर यानी कि इसे मैरिनेट कर लेंगे। जी जी। ठीक है, मैरिनेट करके आपने 4 से 5 घंटे नाज़रीन इसे रखना होगा। उसके बाद फिर आप दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे। तो आगे चलते हैं जनाब। मैरिनेटेड चिकन भी हमारे पास मौजूद है, स्पैगेटी भी रेडी मौजूद है। ओस्टर हमारे पास सॉस का 1 चम्मच हमारे पास मौजूद है सर। ओस्टर चिकन में हम बनाएंगे, गार्लिक डाल के उसके बाद ओस्टर चिकन डालेंगे, उसको अच्छे से बुनाई करके उसके बाद हमारे पास गार्लिक मायो सॉस है हमारे पास। उसके बाद ओरिगेनो टच लगाएंगे लास्ट पे। क्रैश चिली का 1 टीस्पून लगाएंगे। हाफ टीस्पून हमारे पास होगा सॉल्ट का। व्हाइट पेपर हाफ टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। ठीक है। और नाज़रीन, ये रेसिपी है हाफ केजी चिकन के लिए। हाफ केजी सर। और अगर इससे ज्यादा आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इसी तरह से क्वांटिटी जो है हर चीज की इंप्रूव कर देनी है, बढ़ा देनी है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। इसकी गार्निश होगी सर, लास्ट पे हम ग्रीन ऑनियन डालेंगे सर, कैप्सिकम और कैरेट और ग्रीन चिली। जी जी, ये लास्ट पे लुक भी देगा और बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसकी लुक्स तो इंप्रूव होंगी, टेस्ट बड़ा इनहेंस होगा। इसका अरोमा जो उठता है हंडिया के अंदर वो जरा जबरदस्त सा टेस्ट, ग्रीन ऑनियन का फ्लेवर होता है अपना एक। बिल्कुल। तो इसे बनाएंगे किसमें? गोल्डन कुकिंग ऑयल में पहले फ्राई करेंगे हम। हमारे पास जो चिकन मौजूद है सर, उसके बाद हम इसी हल्का सा टच लगा के गार्लिक के साथ सोते करके फिर इसको तैयार करेंगे जनाब। लेकिन करेंगे इसे गोल्डन कुकिंग ऑयल में, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के अन मुताबिक कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खाने के लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज ना करें लेकिन उसके साथ साथ लज्जत भी आपको चाहिए, तो बाजार में जाते ही सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है हमने पोर कर रखा था कढ़ाई के अंदर और इसका चूल्हा जो है हमने जला दिया है। टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया जाएगा और टेम्परेचर बढ़ा के जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ऑयल, तो इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे सर चिकन को। फ्राई जो चिकन आप खुद करेंगे सर? जी, चिकन मैं फ्राई करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म होने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उतनी देर आपको वेजिस के हवाले से बता दें, वेजिस का कट क्या होना चाहिए? सर जिंजर कटिंग करेंगे, जूलिंग कटिंग करेंगे, क्यूब कटिंग करेंगे, ताकि हर शेप डिफरेंट नजर आए। मतलब आज जो वेजीज ऐड की जाएंगी उसमें क्यूब कटिंग, जिंजर कटिंग और
जूलियन कटिंग, ये तीनों सब्जियां मिक्स की जाएंगी। सर उसमें डिफरेंट कटिंग होगी तो लुक भी अच्छी आएगी, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, खाने में भी हर चीज का अपना एक मजा आएगा, किसी की छोटी कटिंग, किसी की बड़ी, किसी की किस तरह की। अच्छा, वेजीज इसके अलावा भी कोई ऐड कर सकते हैं इसमें? सर आप अगर आपकी चॉइस है, आप उसमें स्मोली डाल सकते हैं, दूसरा बात उसमें ब्लैक भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, वो वो डिपेंड करता है फिर आप पे। जी जी, आप कौन सी चीज, सॉसेज डाल सकते हैं, मैक्रोनी डाल सकते हैं, इससे डिफरेंट चीजें हो सकती है सर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल घर पे ये नहीं तैयार कर सकते स्पैगेटी, तो वो बाजार में से फिर किस तरह से लें? से जो बनी बनाई होती है, जिन्हें बॉईल किया जाता है पानी के अंदर, वो यूज की जा सकती है? जी सर, वो यूज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि वो चीजें इस्तेमाल की जाएं जिससे आपका टेस्ट इम्प्रूव हो। तो खास तौर पे ये खुद हमारे शॉपिंग बॉलीवुड मॉल में ये खुद ही तैयार किया जाता है। अच्छा, इसको तैयार किस तरह से करते हैं, इसकी भी रेसिपी बताएं ना हमें। पहले मैंने एक मरतबा बताई थी सर, 1 kg हमारे पास फ्लोर होगा मैदा, उसमें हम 6 योगर्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 4 एग डालेंगे, उसके बाद हम इसको येलो कलर लगाएंगे हल्का सा। अच्छा, येलो कलर भी देंगे? जी जी, फूड कलर जो जी जी। उसके बाद हम अच्छी तरह से गुनाई करके उसके बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे। उसके पास हमारे पास मशीन है सर, मशीन से निकालेंगे सर। अगर मशीन नहीं है तो आप घर में नाइफ के साथ भी कटिंग कर सकते हैं इसकी बेल की अच्छी तरह। ठीक है, तो जनाब इसे रेडी करें आप। जितनी देर चिकन जो है वो बॉईल किया जाएगा, फ्राई किया जाएगा, उतनी देर दूसरी वेजीज हैं उनको भी रेडी किया जाएगा जी। और ग्रेवी जो है उसे तैयार किया जाएगा। तो शेफ देखें ज़रा, ऑयल जो है इतना गर्म हो चुका है कि इसके अंदर हम चिकन को पोर करें। मेरा ख्याल है अभी गर्म हो रहा है क्योंकि बॉईल नहीं आया इसमें, तो इसलिए हम चिकन जो है वो डाल के चेक करेंगे कि ऑयल कितना गर्म हो चुका है। अगर तो अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें फ्राई करेंगे। तो मेरा ख्याल ऑयल गर्म हो चुका है, तो जनाब हम चिकन इसमें पोर करेंगे। इसे अच्छे से फ्राई किया जाएगा चिकन को, और फ्राई होने के बाद हम इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन का टेम्परेचर जो है वो हाई ऑयल का काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर फिर फ्राई किया जाएगा। बाज़ बात होता है कि ठंडे ऑयल के अंदर ही चिकन को डाल दिया जाता है, वो अच्छे से पकता नहीं है। तो आप ये ज़रूर देख लें कि चिकन डालने से पहले ऑयल का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी होना चाहिए जिसमें वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे फ्राई किया जा रहा है, और फ्राई होने के बाद फिर इसे निकाल लिया जाएगा। ग्रेवी जो है उसमें तैयार की जाएगी, ग्रेवी उसमें तैयार करें जैसे। ठीक है, ये मैरिनेशन की ये क्वालिटी चेक करें सर। बिल्कुल, मैरिनेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका खाना भी बेहतरीन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेट किया है, दैट्स वाई अच्छा सा चिकन जो है वो तैयार हो गया है आज का हमारा। और हाफ केजी चिकन है जनाब, और हाफ केजी चिकन के साथ आपको 1 बाउल लेना होगा स्पैगेटीज़ का, और 1 बाउल स्पैगेटी के अंदर आपको ये जो हाफ केजी चिकन जो आप रेडी करेंगे इसकी ग्रेवी बना के सर, उसके अंदर स्पैगेटी हमारे पास उबाली हुई है, तैयार है, बिल्कुल डन है। उसके ग्रेवी में डालेंगे, उसके बाद इसको, क्योंकि ग्रेवी पहले अच्छे से तैयार की जाएगी, देन उसमें हम स्पैगेटी जो रेडी है उसको डाल के अच्छे से गर्म कर लिया जाएगा, और फिर इसी रेसिपी को तैयार कर लिया जाएगा। अच्छा, इसको अगर क्रिस्पी मजीद करना हो सर, कॉर्नफ्लोर और मैदा उसको बढ़ा देना चाहिए। जी जी, एक मरतबा डिप करके उसके बाद हल्का सा पानी लगा के उसके बाद फिर उसी दोबारा डिप करें ताकि क्रंचीज बन जाए। उसका जो लिक्विड है मैदे का फ्लोर है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाता है, पानी के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद फिर हम डिप करेंगे, उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसको फ्राई करें, तो ताकि वो एक बेस बन जाती है। बेस बन जाती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बेस अगर इसकी बन जाए तो उससे अगर आपको ज्यादा क्रंची पसंद है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्पैगेटीज के अंदर जो यूज किया जाता है वो ज्यादा क्रंची नहीं होता, बर्गर्स के लिए जो यूज किया जाता है वो ज्यादा क्रंची होता है। तो आज हम क्योंकि इसको स्पैगेटी के अंदर कर रहे हैं इसलिए इसको ज्यादा क्रंची नहीं बनाया जाएगा। अगर आपको पसंद है, ऑडियंस को पसंद है, नाज़रीन में से किसी को ज्यादा क्रंच पसंद है तो उसे क्रंची बनाने का तरीका भी हमारी तरफ से बता दिया गया है। तो आगे चलते हैं जनाब, आप इस डिश को तैयार करें। उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं और उनकी तरफ चलता। आज हमारे साथ MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल हबीब भुट्टर साहब मौजूद होंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कितने वहाँ पे बच्चे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपना इलाज करवा रहे हैं, और बच्चों से हटके अगर गुफ्तगू की जाए स्पेशलिटीज़ की तो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी बना दिया गया है। इसके अलावा कोक्लिया इम्प्लांटेशन
वहाँ पे की जा रही है। बहुत सारे बच्चे जो कि कुव्वत समात से महरूम हो जाते हैं, बगैर ऑपरेशन एक महंगा इम्प्लांट होता है, उसके लिए जो मुखैर हजरात हैं उनसे भी मदद ली जाती है। बहुत सारे बच्चों को सुनने की जो समात की कुव्वत है वो वापस दी जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त काम है जो कि हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि अगर ये फुली फंक्शनल हो जाता है तो बड़ा हॉस्पिटल होगा और गिरदो नवा के इलाके के अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इसकी तादाद बढ़ जाएगी, बेड्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले तो सर ये बताएं कि कितने बच्चे हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे ओवरऑल अगर देखा जाए, किसी स्पेसिफिक खास तौर पे डिपार्टमेंट के अंदर ना देखा जाए, रोजाना की बुनियाद पे ओवरऑल अगर देखा जाए, कितने सैकड़ों बच्चे हैं या हजारों बच्चे हैं जो कि आते हैं इलाज के लिए? यहाँ ना हमारे पास एवरेजली जो है ना तकरीबन 2 से 2,500 बच्चा डेली की बेसिस पे, 2,500 बच्चा रोजाना आ रहा है डेली की बेसिस पे वो आ रहा है। वो एवरेजली किसी दिन कम हो जाते हैं, किसी दिन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से कम है क्योंकि थोड़ा सा जरा मौसम की वजह से, अदरवाइज तो 2.5 से ये डेली था। तो अभी भी जो है वो आजकल भी तकरीबन 2,000, 1,900, 1,800 ये एवरेज है हमारी जा रही पर डे की। इसी हिसाब से एमरजेंसी है, इसी हिसाब से हमारी सर्जरी जो हो रही है, इसी हिसाब से हमारा जो बाकी सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ईजी प्रोसीजर्स है, ईएमजी भी हमने अब ले ली है। अच्छा, अब वो भी प्रोसीजर वो भी चल रहा है, वो भी डोनेशन पे ली है। और उसके बाद एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है बच्चों की बगैर सर्जरी के, जो ये दिल के सुराख जो बंद करते हैं बच्चों के जो आम सुराख होते हैं। तो हम अभी तक 26 कर चुके हैं, 26 हो चुके हैं, ऑपरेट हो चुके हैं और सारे कामयाब, अल्लाह का शुक्र है। और उसमें बल्कि एक थी कि पिछले दिनों में एक 2 माह का बच्चा था जिसका किया, तो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह से गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, जो बच्चे लिवर एब्सेस का शिकार हो जाते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, यानी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आती थी, करते रहते थे इलाज, उसका एंटीबायोटिक, बुखार नहीं उतरता था, 6 माह बुखार नहीं उतरता था। तो उसमें जब उसको असेस किया गया तो वो एब्सेस थी, लिवर एब्सेस, उसको ड्रेन करने का हमारे पास प्रोसीजर है। बायोप्सीज, जो रीनल बायोप्सी जो कभी बच्चों में होती नहीं थी इधर, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हो रही हैं। अब ये एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है, जितनी कैपेसिटी हमारे पास है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज हो रहे हैं और लोगों को उसकी वो रिजल्ट मिल रहा है और लोगों को उसकी सहूलत मिल रही है। अच्छा भुट्टो साहब, बच्चों के डायलिसिस के हवाले से क्या कहेंगे? ये वो मुश्किल काम था जिसके लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। वो ऐसा मसला था ना कि जी हमारे फैसलाबाद में चिल्ड्रन का कोई डायलिसिस सेंटर था ही नहीं बच्चों का। नेफ्रोलॉजिस्ट जब हमारे पास इधर अपॉइंट थे तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस हम करते थे इमरजेंसी हिसाब से, पेट से वो डायलिसिस करते हैं, वो पेट में ट्यूब डाल देते हैं, तो तकरीबन वो 24 घंटे लगते हैं उसको, जब तक ये बच्चे को डायलिसिस करने के लिए, एक डायलिसिस के लिए। फिर हम उसको लाहौर भेजते थे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। फिर वहाँ पे ज़ाहिर है टाइम लेना, यहाँ से जाना आना, बीमार बच्चे का, गुर्दे का जो मरीज़ है बच्चा, जो रीनल फेलियर का, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह से जाता होगा। तो फिर ये एक नो डाउट कि हमारे जो शहर के मुखैर हज़रात हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है अपने शहर के लिए। तो वो कोई रिक्वेस्ट की, मैंने भी कुछ ताल्लुकात भी थे उन लोगों से, चैम्बर में गया, उनसे मिला, मैंने कहा जी हमें ये तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो हमें अगर फ़िलहाल 3 मशीनें मिल जाए ना तो हम गुजारा कर सकते हैं, 2 नेगेटिव की 1 पॉजिटिव की, यानी बच्चों में कम होता है प्रिंस BC पॉजिटिव, इसलिए वो था कि 1 मशीन उसकी और 2 ये हो तो हम गुजारा कर लेंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे हैं, 2 डॉक्टर खुरम तारिक हैं, उन्होंने 2 मशीनें ले दी। इमरान साहब है हमारे दोस्त एक, उन्होंने 1 मशीन ले दी, बाकी ये सारा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना दिया, बेड्स उसका, RO प्लांट एक ने ले दिया, ACs ले दी, यानी वो अब फुली फंक्शनल डायलिसिस यूनिट है पीडियाट्रिक्स का, पहला फैसलाबाद पहले नहीं था। और अब तक हम उसका फ़ायदा क्या हो चुका कि हम अब तक 500 डायलिसिस कर चुके हैं फ्री ऑफ कास्ट, 1 सिंगल रुपी पैनी खर्च नहीं होती। वो कुछ हम डोनेशन से लेते हैं, कुछ हम हॉस्पिटल से लेते हैं, कुछ सारा कुछ। अच्छा भुट्टो साहब, इसका मशीन का ही नहीं बाकी फिल्टर्स और लाइंस बता रहा कि हम वो एक पेशेंट को करने के कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया खर्च आता है मिनिमम, वो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। और जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, सारा कुछ, कोई पेशेंट को कोई चीज़ नहीं लानी पड़ती। वो हमारे अगर विजिट करें, बल्कि एक दफ़ा एक टीम विजिट करने टीम आई भी थी, 41 की भी आई थी, उन्होंने देखा था। तो अब ये वो बच्चे जो लाहौर जाते थे और वहाँ पे फिर टाइम लेना, फिर वापस आना, फिर टाइम लेके जाना, तो ज़ाहिर है उधर भी रश बहुत ज़्यादा, पंजाब पूरे का रश था।
तो ये कि अब हम काफ़ी एरिया जो है ना, ये सरगोदा डिवीजन और सारा ये फैसलाबाद डिवीजन, इसको हम अल्लाह के फजल से अब ड्रेन कर रहे हैं। और हमारे पास कैपेसिटी है, अभी हम 2 शिफ्टें चला रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम तीसरी शिफ्ट भी चला सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। और मशीनें भी 2 वैसे, और मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम आपको 2 मशीनें और दे रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह जल्दी महीने के अंदर अंदर वो मशीनें भी दो आ जाएंगी। ये वैसे हमारे मुखैर हजरात जो हैं ये बड़ा दर्दे दिल रखते हैं, कोई शक नहीं, और बड़ी मदद करते हैं इस तरह के कामों में। कोई शक नहीं, उन्हें पता हो कि जो है ये यहाँ पे जायज लोगों को तरीके से सहूलत मिल रही है और लोगों को जो है ना वो उसका फायदा हो रहा है। तो ये एक नेकी है, अल्लाह ने अगर दिया है तो ये तो नेकी है, इसमें तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है कि जितना किसी होना के लिए तो चाहिए। है नहीं, तो वो तो अपनी ही आंख बस संवारनी। बेशक। अब देखें ना, गरीब बच्चा जिसके वालिद की तनख्वाह 12,000 रुपया या 15,000 रुपया महीना जो मजदूरी बेचारा करता है, अब उसको जाना पड़े लाहौर। अब इस किस्म के जो बच्चे बीमार इस किस्म के होते हैं, वो अब गाड़ी के अलावा जा भी नहीं सकते। पहले वो गाड़ी करवाएगा या अस्पताल में दाखिल होकर कोई एम्बुलेंस किसी अरेंज करेगा, फिर वो जाएगा, फिर वहाँ पे उसको टाइम मिलेगा, वहाँ पे उसका खाना पीना रहना। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उसको अपने शहर में ये सारी सहूलत मिल रही। तो उससे बड़ा, इसी तरह से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का था कि ये वो बड़ा, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अल्लाह का शुक्र है कि हम अब और बड़ी कामयाबी से, उस्मान रशीद है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, तो बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग है फैसल मसूद साहब के। अच्छा, हार्ट के कितने के पेशेंट्स आ जाते हैं बच्चों में अगर देखा अभी हमारे पास तो है ना एवरेजली ओपीडी जो है इनका हफ्ते में 3 दिन ओपीडी होता है, 150 बच्चा पर ओपीडी आ जाता है एवरेजली। मतलब ये नियर अबाउट 350 चिल्ड्रन जो है एवरी वीक जो है वो आते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद से नहीं, गिरदोनवा के नहीं, ये बाहर से ज्यादातर बाहर से आते हैं। मैंने तो देखा मियाँ वाली से, खुशाब से, ये अपना आपका जंग, टोबा, चनियोट, इतनी दूर से आते हैं। बल्कि एक दिन मैं पूछ रहा था एक बंदे से, तो वो कहता कि मैं फोटाबाद से आया। वो ये ज़हनी मजदूर था ना, न्यूरो फिजिशियन का पेशेंट था। अब न्यूरो फिजिशियन हमारे पास, आप चल पड़े भावल नगर से तो इधर हमारे पास है, तो या फिर आगे लाहौर है। तो बच्चों का जो न्यूरो फिजिशियन है, तो वो जब मैं आया तो मैंने देखा कि उनके पास ईईजी मशीन या ईईजी मशीन कोई नहीं थी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहते जी हम तो इस तरह से देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करी किसी से, ईईजी मशीन लेके दी। ईईजी मशीन, ईईजी को उसको चलाना भी फिर उसके लिए पेन्स चाहिए होती हैं, उसके नोट्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, वो सारा लेके दिया, अरेंज करके दिया। अब ईईजीज भी हो रही हैं, अब डेली बेसिस पे हो रही हैं। फिर हमारी डॉक्टर इरम जावेद हैं, उन्होंने, उनके एक अंकल हैं, उनसे उन्होंने ईएमजी मशीन जो हमारी ना, ये जो मसल का देखती है कि बच्चों के मसल की ताकत कितनी है। अच्छा। अब फिर उन्होंने वो भी उनसे ले ली, वो तकरीबन कोई 20-25 लाख की आपकी। तो उन्होंने, यानी ये जॉइंट वेंचर है सारा, हमारा हर बंदा, हर कंसल्टेंट बगैर किसी लालच के वो ये अब उसको अवाम की भलाई के लिए लगा। हाँ, वो कहता कि मैं प्राइवेट अपनी रख लेती, लेकिन नहीं, उन्होंने इधर रखी है। बिल्कुल जी, ये एक अपनी जॉब के साथ इंसाफ है, और ख़ास तौर पे उन गरीब लोगों की जिस तरह से मदद कर रहे हैं, ये तो अपनी दुनिया भी संवार रहे हैं और आखिरत भी संवार रहे हैं। इसी मौजू के ऊपर भुट्टो साहब मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर हबीब भुट्टो साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भुट्टो साहब क्या कहेंगे, कोक्लिया इम्प्लांटेशन जो है ये भी बड़ा पेचीदा प्रोसेस था और इस पे भी लाखों रुपए खर्च आते थे। अच्छा, इसमें यह था कि इसमें ना जब मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया, कहते कि ये जो बच्चे जिनमें आला फेल हो जाता है, सबसे पहले तो हम देते हैं ABR टेस्ट करते हैं, आले का नंबर देते हैं जो कान में लगता है, जो बाहर लगता है आउटर, तो वो लगा के पेशेंट अगर तो उससे बच्चा सुनना शुरू हो जाए तो वो तो फिर ठीक है। अब बाज़ बच्चे थे जो वहाँ से वो फेल हो जाता, जहाँ पे वो काम नहीं करता। उसके लिए फिर ये कोक्लियर इम्प्लांट था कि जो अंदर ऑपरेट करके ना कान के पीछे से उसको कोक्लियर अंदर रख दिया जाता है इम्प्लांट। एक हिस्सा उसका बाहर होता है, एक हिस्सा उसका अंदर होता है। अब ये जो है ना प्राइवेटली हो रहा था 25 से 40 लाख रुपए के दरमियान 40 लाख रुपए तक? जी जी बिल्कुल, 25 से 40 लाख के दरमियान। ये कोक्लियर इम्प्लांट ही तकरीबन कोई 13-13.5 लाख का आता है, इसकी जो कीमत है, प्राइस है इसकी। तो मैंने, ये बंदे भी थोड़े से हैं, 2-3 बंदे हैं जो करते हैं ये पूरे पाकिस्तान में। तो डॉक्टर नदीम साहब हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट मैंने की, आसम साहब से। मैंने कहा नदीम आसम के, मैंने कहा कि यार आप हमारे चिल्ड्रन में आके तो करें ऑपरेट,
उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम कर देंगे। मैंने कहा ये देखिए ये नेकी है, लेकिन हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए ऑपरेशन। वही बंदा जो 40 लाख चार्ज कर रहा है, 25 से 40 लाख, वो मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ Depend एरिया करता में जो है। बैठा है वो 40 ले रहा है, जो इस्लामाबाद में बैठा है 35 ले रहा है, जो लाहौर के दूसरे एरिया में बैठा है वो 25 ले रहा है, इस किस्म की, यानी मिनिमम 25 लाख। तो वो इधर एक बच्चा था, वो ना बेचारे बड़े गरीब से लोग थे, तो हमने कोई थोड़ा सा अरेंज करके, कुछ हमने अरेंज किया, कुछ उन्होंने अरेंज किया, मिलजुल के हमने इम्प्लांट ले लिए। तब क्या कि तब शुरू तो करें ना, फिर देखें तो सही उसका क्या रिजल्ट आता है। तो फिर उनको बुलवाया, टीम पूरी, वो टीम पूरी आती है, और उस टीम की जो फीस है, अब लगाए ना कि 13 साढ़े 13 का प्लांट आ गया, बाकी 10-12 लाख उनकी फीस है। उन्होंने फिर अपनी फीस नहीं दी हमसे, उन्होंने कहा जी हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, थिएटर मारा था सारा, इस्तेमाल किया उन्होंने। तो वो फिर यहाँ पे आके करके गए, और अब बच्चा वो कामयाबी से पूरा ही बातें सुन रहा है अभी माशाल्लाह, और अल्लाह के फजल से अभी वो उसकी स्पीच थेरेपी हो रही है, और मेरा ख्याल महीने 2 में वो बोलना भी शुरू करते हैं। सुन वो पूरी बातें रहा है, समझ रहा है पूरी बातें। तो अभी फिर उनसे मैंने फिर पहले मुझे मिला था टाइम उनके से 7-8 माह के बाद, अब फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप इतना पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप ये एक नेकी का काम है, इसमें क्या हर्ज है, हमारे पास 2 बच्चे और हैं जो इसके बच्चे कम, इसके कैंडिडेट कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, रेयर केस, अब नहीं रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन कम होते हैं निस्बतन, क्योंकि नॉर्मल जो गूंगा मेरा बच्चा है वो तो आला समात लगाने से ही उसका तो काम बन जाता है। तो अदरवाइज जो है ना मुश्किल। अब ABR टेस्ट सिर्फ इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता है, कहीं भी नहीं है, तो इधर ही हम करते हैं इसका। ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है बच्चों का ना, जो उसका नंबर, तो उसके वो फिर उन्होंने अभी मुझसे वादा कर लिया है अभी 2 बच्चों का, तो इंशाअल्लाह वो अगले महीने कहते थे कि हम फरवरी के एंड पे आपके पास आ जाएंगे, तो 2 बच्चे आप वो उनकी तैयारी हो कितनी रही देर है। का ऑपरेट होता है वैसे? एक ऑपरेशन को तकरीबन उनको 3-3.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी मिनिमम जो मिनिमम लगता है 3.5 3-3.5 घंटे लगता है ऑपरेशन को। तो अच्छा, इसके अलावा भुट्टर साहब अगर बात की जाए, टेस्टिंग फैसिलिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं आपके? हमारे पास इस वक्त फुल्ली फंक्शनल लेबोरेटरी काम कर रही है, जहाँ CBC, RFTs और मैं ये नहीं, हार्मोन तक हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, हम कर रहे हैं T3 T4 जो नहीं ना, जो पीएम होते हैं वो हमारे पास भी हो रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं। CT हमारे पास हो रहा है, डेक्सा स्कैन जो कहीं भी नहीं है वो हमारे पास है, वो हो रहा है। और अभी हमारे जो डीन साहबा जो अभी आई हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा, उनका एडिशनल चार्ज मिला है डीन का, तो आते उन्होंने कहा कि मैं एक दिन आउटडोर भी करूँगी। अब डीन के लिए एक दिन आउटडोर करना यानी हमारे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। तो हमने कहा कि मैडम आप किस पे, तो उनका एंडोक्राइन में है बड़ा नाम, ये जो बच्चों की ओबेसिटी है, बच्चों की शुगर है, जो बच्चे जो ये रह जाते हैं, मजदूर रह जाते हैं, हाँ हार्मोन जो मुकम्मल नहीं अपने ग्रो कर सकते, उनकी ये स्पेशलिटी है। तो उन्होंने अब बुध के रोज एंडोक्राइन का उन्होंने OPD शुरू कर दिया। पर वीक वो हर हफ्ते 25 से 30 बच्चे देखते हैं उधर बैठ के OPD में, डीन होके वो पेशेंट देख रहे हैं। ये है खिदमत अवाम की, आप जिस भी स्टेटस पे बैठे हैं, हाँ, उसकी फिक्र किए बगैर अवाम की खिदमत में मसरूफ। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैं वो एक दिन मैं जो है ना वो आउटडोर जरूर करूँ। और अभी वो उन्होंने मुझे उस दिन कह रहे थे, कहते कि एक एंडोक्राइन का ना वार्ड भी बनवाते हैं किसी से मिल के ना, ये फिलैंथ्रोपिस्ट से। मैंने कहा मैडम जी मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। सारा वो जाहिर है उनका एक नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा का, प्रो वाइस चांसलर है इधर की, फिर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड है, वहाँ की डीन है, एडिशनल चार्ज, एक वो बहुत बड़ा नाम है। और उस बच्चों में बड़ा नाम भी ये होता है ना कि आप ओहदे पे ही बड़े नहीं है बल्कि अपने काम में भी बड़े हैं। अब देखें ना, अब अदरवाइज उनका कोई नहीं कहते तो ठीक है, बस डॉक्टर देख रहे हैं ना, पहले भी चल रहा है, तो मैं नहीं। तो एक उन्होंने कहा कि मैंने स्पेशल कहा, उन्होंने कहा कि मेरा आउटडोर क्या है, मैंने एक दिन आउटडोर का, और मैंने ये बच्चे इस तरह में जो हफ्ते में पूरे बच्चे ये वो जो भी बच्चे स्क्रीन्ड होते हैं हफ्ते में, वो फिर बुध के रोज उनको दे। अच्छा, कितने के ये टेस्ट होते हैं रोजाना की बुनियाद पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर? टेस्ट हमारे तो मेरा ख्याल है कि कम से कम अभी पिछले जो है ना फरवरी से अक्टूबर तक का मैंने डेटा निकाला था, वो कोविड के दिनों का ना, कि कोविड में हमारे पास कितने पेशेंट आए कोविड के दिनों में, तो उसमें जो टेस्ट थे वो तकरीबन 8 लाख थे। 8 लाख टेस्ट। मतलब वो वालिदैन जिनको 8 लाख के टेस्ट बाहर से करवाने पड़ने थे, वहां से मुफ्त हुए। वो 8 लाख जो बच्चों के टेस्ट हैं, 8 लाख टेस्ट जो हुए हैं ना, 8 लाख टेस्ट हुए। उनकी अमाउंट तो फिर करोड़ों में बनती है। अमाउंट तो उनकी बेशुमार है, अमाउंट तो उनकी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, हम नहीं पैसे जितना भी मिनिमम जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, वो भी जो बंदा सिर्फ OPD का अफोर्ड करे, इंडोर तो वैसे ही फ्री है सारे का सारा।
तो उसके बाद हमारे पास जो उनकी एक्सरेज की, डेक्सा की, सीटी की फैसिलिटी है, वो सारा वो पेशेंट को जा रहा है। पेशेंट को बच्चों के हवाले से मैंने देखा है कि अनान जी के ये ना, नो डाउट कि ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक ब्लेसिंग है। ये नहीं कि मैं उधर एमएस हूँ, मैं आज उधर हूँ कल नहीं हूँगा, लेकिन अब वो एक जब मैं 18 में मैं आया था वहाँ पे 11-18 को, तो किसी ने कॉलम लिखा था कि वो जाहिर उसको पता था मेरी थोड़े से प्रोफाइल का कि काम करने वाला बंदा कि जी शायद अब चिल्ड्रन डिस्पेंसरी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रूप धार ले। तो डॉक्टर आयशा है, डॉक्टर आयशा मेरे शो के अंदर भी आई थी, शो के अंदर भी आई थी, और बड़ा अच्छी और उन्होंने जो काम यहाँ पे किया ये चिल्ड्रन लाहौर में भी नहीं होता। यानी वो बड़ी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो। देखो डॉक्टर नगीना है हमारी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, इस तरह से डॉक्टर रम है, डॉक्टर उस्मान है कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर सलमान है वाहिद न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे पास जो 28 दिन से कम बच्चों को देखते हैं, उसके अलग डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के 4 वीक्स तक जो बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये कि हमारे पास इतने वो बच्चे आते हैं साहिवाल से रेफर होके आते हैं, रेफर डीएसक्यू से रेफरल आ रहा है कि अपना इनको देखें। अच्छा, कितने के बच्चे हैं जो चोटें लगवा के आते हैं रोजाना की बुनियाद पे? कोई ओपीडी में बच्चे इमरजेंसी में आ जाते हैं 15-20 तो आ जाते हैं रूटीन में। हाँ। लेकिन उनके वैसे वालिदैन को थोड़ी अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि आप बच्चों के ऊपर थोड़ी गौरव फिक्र रखें। कहते हैं उस वक्त, लेकिन उस वक्त वालिदैन की हालत ये होती है कि उस वक्त बस बच्चा बच जाए, बच्चा ठीक हो जाए, उनको फिक्र जो है वो लाख होती है। लेकिन हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, यानी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट काम। अब न्यूरो सर्जरी का देखें, न्यूरो सर्जरी का हमने बस वो भी इसी तरह से एक छोटा सा वार्ड तश्कील दिया कि चले जी हम करें। अब वो 2 दिन सब सर्जरी कर, नहीं न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर फैसल फरोज राना है, 2 दिन अब वो सर्जरी करते हैं। अब वही शंट जो वो बाहर डॉक्टर 1 लाख में डालता था, वहां पे फ्री ऑफ कास्ट डाल रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट डाल रहा है। इसके हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे भुट्टो साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर हबीब भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भुट्टो साहब, आज ओस्टर चिकन हमारे पास बन रहा है, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन एक स्पेसिफिक फेवरेट डिश होती है। फेवरेट मेरी दाल है वैसे। दाल कौन सी? ये मसूर की दाल। ठीक, मसूर की दाल। हाँ, वो पकी हो तो वो बस। हाँ, वो मेरे अच्छा, मसूर की दाल भी फिर किसी किसी के हाथ की पसंद होती है, आपको किसके बस हाथ? मेरी बेगम की पसंद। बेगम बहुत अच्छा बनाती है। ये डर के कह रहे हैं या नहीं ये सही, वो बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी बनाती हैं। चलें ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात को। हाँ। अच्छा, वैसे भुट्टो साहब थोड़ा जंप करते हैं पास्ट की तरफ, थोड़ा पिछले दौर में चलते हैं, लड़कपन में आपके चलते हैं। जब बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर होता है तो बहुत सारे अच्छे वाकयात रूनुमा होते हैं, बहुत इंजॉय करता है दोस्तों के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ दिल भी लगता है। बिल्कुल। क्या आपका किसी के साथ दिल लगा, किसी से मोहब्बत हुई हो आपको? नहीं वो मौका नहीं मिला। जब मैंने पास किया है MBBS तो मेरे मंगनी मेरी हुई थी पहले मम्मू की बेटी के साथ। अच्छा, उससे शादी हो गई, बस अल्लाह का शुक्र। उधर ही शादी हो गई? उधर, हाँ। अच्छा, वैसे कभी क्लास फेलो कोई पसंद नहीं आई? कभी ध्यान नहीं गया? हमारे दौर में तो 230 लड़के होते थे, 20 लड़कियां होती थी, तो उधर तो वो देखने को भी मिलती पसंद क्या। मतलब बंदा फिर भी कहीं पे टाकरा किसी के साथ हो गया, कोई वैसे पसंद हो? अगर होता तो मैं बता देता, ऐसा कोई इशू है नहीं वैसे। इश्क मोहब्बत के कोई गाने नहीं सुने, कोई चक्करों में नहीं पड़े? गाने वाने तो खैर ज़ाहिर है आपको स्टूडेंट लाइफ में सुनते ही हैं, गाने तो सुनते हैं। वैसे भाभी को कभी कुछ गुनगुना के सुनाया? नहीं कभी नहीं। रूठती हैं तो कैसे मनाते हैं आप? बताया ना कि फैमिली में है वो, इकट्ठे ही रहे हैं शुरू से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, महसूस नहीं हुआ। हाँ, मतलब भाभी कभी नहीं रूठती आपसे? कभी मैंने तो कभी नहीं, मतलब रूठी कि कभी भी नहीं रूठी आप? मेरे मुझे नहीं याद, वाकई नहीं याद। जानिए आप तो फिर बड़े खुशकिस्मत इंसान बता रहा हूँ कि मुझे वाकई नहीं इसका। यानी भाभी जो है जरा धीमे मिजाज की हैं। हाँ वो अपने बस। ठीक है, चलें जी, हम एक कोई भी आपसे लफ्ज पूछेंगे, उसको सुनते ही आपके जहन में कुछ भी आता है, जो भी आपके जहन में बात आती है आप उसे एलैबोरेट कीजिएगा। स्टार्ट करें जनाब। शहर फैसलाबाद। घंटाघर। मनपसंद खाना? ये मैंने बताया, मसूर की दाल। मनपसंद सिंगर? नुसरत फतेह अली खान। और इस चीज में आप ज़ौक़ भी काफी रखते हैं। मेरा कव्वाली मेरा शौक है बचपन से। ठीक है। मनपसंद ड्रेसिंग?
शलवार कमीज और शलवार साथ में वेस्ट कोट। और मनपसंद मिठाई? मिठाई मैंने ये खाता हूँ, बर्फी ज़्यादा। बर्फी, ठीक है। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग ज़रूरत पड़ने पे। जरूरत पड़ने पे, कोई बहुत शौक नहीं। फेवरेट डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग के हवाले से? इस्लामाबाद। इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान? और सब मदीना शरीफ। मदीना शरीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। पसंदीदा मशगला? मशगला मेरा बैक ड्रामा श्रामा देख लेता। ड्रामा शामा, कौन सा ड्रामा देखते हैं? ये बस कोई भी ये मज़ाहिया ड्रामा जो होता है। मज़ाहिया स्टेज ड्रामे, जरा हमारा फन मज़ा और फन मज़ा, हिस स्टेज कुछ इस ड्रामे, तरह कॉमेडी। फैसलाबादी होने के फिर वो कुछ तो देख- गट्स होंगे वो अंदर। देख। फेवरेट सियासी शख्सियत? सियासी शख्सियत मेरी फेवरेट तो मेरे अफजल साई साहब हैं मेरे। अफजल साई साहब, उसकी क्या खास बात है? वो हमने तो शुरू से देखा है, हमारे हल्के के भी हैं, रिश्तेदारी भी है, तो वो अपना मतलब उनसे गपशप भी रहती है? गपशप भी रहती है। तो ठीक है। पसंदीदा खेल? खेल गेम तो कभी नहीं कोई ना स्पेशल नहीं। क्रिकेट, ना कार्ड्स बैडमिंटन? और कार्ड्स खेलते थे। स्क्वाश? नहीं, कार्ड्स का कार्ड्स, वो शुरू पे खेलते थे। ठीक है। वो जब Student बंदा फ्री होता था, बस। हॉस्टल लाइफ गुजार बस रहा हो, वही, तो हाँ। थोड़ा सा होता है कि कार्ड्स खेल। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक गेम नहीं जो करना। अगर हबीब भुट्टर डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं अगर डॉक्टर होता तो मैं ब्यूरोक्रेट होता। ब्यूरोक्रेट होते? बिल्कुल। आपने कभी टेस्ट दिए? मैंने बताया ना कि मुझे बस वालिदैन ने कहा यही था कि बनना ही डॉक्टर है। अदरवाइज मेरे जब मैंने एफएससी करी ना तो उस वक्त कमिश्नर नायब तहसीलदार के ऑर्डर करता था। अच्छा। मेरे नायब तहसीलदार के ऑर्डर वो हो गए थे, तो अब्बू ने कहा कि नहीं हमने नहीं अब करना, ये आपने डॉक्टरी करनी। सही सही सही। अगर दूसरी शादी का मौका मिले तो करेंगे? उससे शादी अब तो मेरा ख्याल नहीं, अब नहीं, तो अगर आज से 20 साल पहले चले जाते फिर कर हैं, लेते फिर कर लेते, डट के कर लेते। मैं कर लेते। भाभी देख लें भुट्टर साहब के इरादे ठीक नहीं है, तो आप जरा इन पे नजर रखें, दूसरी शादी का इरादा है इनका। कैंडल लाइट डिनर पे अगर जाना चाहें तो इनमें से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? माया अली, सना जावेद, सजल अली? मैं सही बताऊं तो मुझे ये तीनों को नहीं पता कि ये तीनों को? चले, आपके दौर की कोई हीरोइन हो जिसके साथ आप जाना चाहते हो, कोई पसंद? हमें हमारे दौर में जो थी जी, जी। वो शबनम बड़ी अच्छी है। शबनम, शबनम के साथ आप डिनर पे जाना चाहें? ठीक है जी। मूवी में अगर हीरो आना चाहें तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? आयजा खान, मायरा खान, सबा कमर? मैंने बताया ना कि मुझे इनके बारे में ये जो नहीं, ठीक है जी। देखी नहीं मूवी। भुट्टर साहब, आप अपनी फेवरेट किसी हीरोइन का नाम लें जिसके साथ आप अगर मूवी में हीरो आना पसंद करते तो किसके? ना कि जेबा बेगम और ये शबनम दो ही जेबा के साथ आप जो है वो मूवी में हीरो आ सकते थे। ठीक है जी। इनमें से किसके साथ आप को अगर दिन गुजारना हो पूरा तो गुजारना पसंद करेंगे? मतीरा, लैला या मीरा? क्या मुझे बता रहा ना ये मीरा का भी नहीं पता आपको? नहीं, मैं वाकई ये है अदाकारा है मेरा अदाकारा तो अच्छी खातून है ये, अच्छी खातून है। दिन गुजारना पड़े तो इनके साथ पर बैठ गुजार लेंगे। और भुट्टर साहब की याद का मुझे थोड़ा सा पता है, भुट्टर साहब सारा दिन उसके साथ कवालियां ही सुनते हैं। कवालियों के साथ काफी लगाव है भुट्टर साहब। अच्छा, अगर जादू की जप्पी देनी हो तो इन दोनों में से किसे देंगे? डॉक्टर बिलाल या मुश्ताक सिप्रा? सही बताऊं, ये जो लंबा सांस लिया है ना, हाँ। ये मुझे लग रहा है कुछ डगमगा रहे हैं मसला ये है कि बिलाल मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। मेरे हाथों में ये अपना हुआ है, इसने सारा तालीम हासिल की है और मेरे पास ही इसकी सारी जॉब्स रही हैं। तो सिपरा जो है ये मेरा भाई बिल्कुल भाइयों की तरह है। तो मसला ये है कि ये दोनों को जब मैं दोनों को डाल सकता साहब बता दो, आपने दोनों का दिया। जप्पी किसी एक को देनी है, वक्त ही नहीं है, बस एक जप्पी का वक्त है। आप किसे देंगे? वो फिर बड़ा सिपरा है, सिपरा को दे दूंगा पहले। सिपरा साहब पहले नहीं देनी, सिर्फ एक को है। सिपरा साहब आपको मिलेगी। डॉक्टर बिलाल साहब, हबीब भुट्टर साहब आपको बिल्कुल जप्फी नहीं देंगे। जो उनके पास एक जप्फी मौजूद थी वो सिपरा साहब को उन्होंने दे दी है। तो जनाब, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगर खेल आपको कोई पसंद होता कार्ड्स के अलावा तो कौन सा खेल खेलते? प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रॉपर खेलना चाहते तो इनमें से किस खेल के अंदर जाते? क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर या बैडमिंटन के अंदर? नहीं, क्रिकेट। क्रिकेट में वैसे कभी खेला भी है? कभी हाँ, जब थोड़ा बहुत कॉलेज थोड़ा बहुत जिस तरह से। ठीक है जनाब। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब तक ये फुली फंक्शनल हो जाएगा? अभी देखें जी, अभी इसका जो फेज 1 जो था ना वो मुकम्मल, वो तो फुली फंक्शनल है। ये था, इसका हमें टाइम मिला था कि 5 साल आपने ये करना है, 5 साल के बाद अपने PC1 बनाना है फेज 2 का। अब हमने फेज 2 का PC1 बना लिया है, उसकी कॉस्ट असेसमेंट भी हो गई है
अब हमने जमा करवाना है इंशाअल्लाह ताला। इस ADP स्कीम में हम ज़रूर, मेरी अपने पॉलिटिशियन से भी सारी बात हुई, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस साल में इसको शुरू करवा देंगे फेज़ 2 को इंशाअल्लाह। मतलब इस साल के अंदर फेज 2 मुकम्मल फंक्शनल, मुकम्मल नहीं, शुरू हो ये शुरू मुकम्मल स्टार्ट हो तो जाएगा। 6 अरब का प्रोजेक्ट है, वो तो कुछ छोटा फर्क। मतलब आपकी जो बसीरत है उस हवाले से अगर आप देखें तो आपको ये 6 अरब का प्रोजेक्ट कब तक ये कंप्लीट 3-4 साल लगेंगे। 3-4 साल कम है, लंबा प्रोजेक्ट है। और इसमें फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी आ जाती हैं। गवर्नमेंट अगर उसके बाद ये कि वो बहुत बड़ा 900 बेड है, उसमें डायग्नोस्टिक ब्लॉक है, ये अपना आपका थिएटर ब्लॉक है, उसके बाद सर्विसेज ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, हॉस्टल्स हैं, रेजिडेंसीज हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इज दैट ट्रू कि कंप्लीट फंक्शनल होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा सेंटर बिल्कुल होएगा। और कितने बेड्स टोटल हो जाएंगे इसके? अब 1200 बेड हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1200 बेड इसको मिलाने के बाद होंगे, मिलाने जो सेकंड फेज होगा। और ये अभी तो 2500 बच्चे मुस्तफिद रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, तब तादाद कहाँ तक जा सकती है? देखें आप, फिर अब तो जाहिर है, फिर तो इसको पूरा के पूरा पहले भी ट्रेन कर रहे हैं, फिर जरा इसको और तरीके से ट्रेन कर। अच्छा भुट्टो साहब, कितनी फैकल्टी मजीद होगी जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व? हमारी फैकल्टी तो पूरी है, अभी हमारे पास 26 फैकल्टीज काम कर रही हैं। 26 फैकल्टीज काम कर रही हैं, लेकिन वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कर रही हैं, हाँ। लिमिटेड स्पेस में कर रही हैं, फिर उनको स्पेस खोल के मिल जाएगी। और टोटल डॉक्टर्स की तादाद क्या है हमारे हॉस्पिटल? मेरे पास इस वक्त कोई 125 के करीब को मेडिकल ऑफिसर है, कि 50 के करीब कंसल्टेंट्स। अच्छा, और जब ये कंप्लीट फंक्शनल हो जाएगा फिर तो सारे प्रोफेसर भी आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा फिर तो उसकी तादाद। अच्छा भुट्टो साहब, जैसे आपने बताया कि गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने बहुत सारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे मिलकर बड़ा काम किया और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हॉस्पिटल के अंदर। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है? इन फ्यूचर ये जी, मैंने बताया ना कि मेरा अभी अपना डॉक्टर हिना आयशा ने, प्रोफेसर हिना आयशा ने जो टारगेट दिया है हमें कि एंडोक्राइन यूनिट का, तो इंशाअल्लाह इसको बनाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया हबीब भुट्टो साहब आपका आज के शो में आने के लिए। आज की डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है, वो भी आपको टेस्ट करवाएंगे शो के खत्म होने के बाद। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।